चलो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ ओप्स, ठीक है। लाइक विद इन ओप्स चल रहा है, लाइक पैकेजेस थोड़ा बहुत इस तरीके से काम करेंगे, फिनिश दिस वीक। एंड प्रोजेक्ट वाले प्लीज मेरे से बात जरूर करके जाना आफ्टर द क्लास, ठीक है जी। चलो मैं जो स्टार्ट करवा रही हूँ और इसी के साथ हमारे कंसेप्ट को शुरू कर देंगे। ट्राई टू बाय दिस वन, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले सुनिए, ऑफ कोर्स सुनिए, थोड़ी बहुत पढ़ी है पहले, क्या होता है इसके अंदर, एनीवन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन शॉर्ट ओप्स कंसेप्ट। देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ जाओ हाई लेवल में से, ओप्स कंसेप्ट तो फॉर श्योर होंगे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। देखो नाम से क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? एक एक शब्द का मतलब सुनो, एक एक शब्द का मतलब समझो। ओरिएंटेड मतलब किससे डिराइव हुआ, बना हुआ, बनकर उसकी, राइट। ओरिएंटेड मतलब बना हुआ, किससे बना हुआ? ऑब्जेक्ट से बना हुआ। सो बेसिकली कहते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या? फंडामेंटल प्रोग्रामिंग paradigm है based on the concept of objects, and these objects can contain data in the form of field, often known as attributes and properties, and code in the form of procedure also known as methods. तुम लोग टोकन्स पढ़ लिए, टोकन्स में तुमने सारी प्रोग्रामिंग बेसिक फंडामेंटल्स कवर कर लिए। आफ्टर दैट अब तुम कहां पे आ गए? इरेजर स्ट्रिंग्स के ऊपर। तुम्हें समझ में आ गया देयर आल्सो पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग, जहां पे तुम अपने अदर प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग इनबिल्ट मेथड्स, वो भी तो मेथड थे। तुमने मेन मेथड को यूज किया, फंक्शंस यूज कर लिए, वो भी क्या है? जावा के अंदर फंक्शंस नहीं होते, जावा के अंदर वो मेथड्स होते हैं, राइट। नाउ ये जितने कंसेप्ट तुम लोगों ने सीखे, अगर हम इसके टोकन में एक बाइंड अप करके रख दे तो वो सारे एक अलग फील्ड में आ जाएंगे, जो कि आपकी सिंपल प्रोसीजर है, कुछ नहीं उसमें, डायरेक्ट प्रोसीजर है। ज्यादा से ज्यादा फ्लो चेंज होगा उसके अंदर, मेन मेथड से ऊपर जाता है फ्लो कहां पे? फंक्शन के अंदर। जिस सिचुएशन को क्या कहा जाता था? जब कंपाइलर अपना फ्लो चेंज करके मेन मेथड से किसी दूसरे मेथड में जाता है, उसको क्या कहते थे? पढ़ना कब शुरू कर रहे थे? हाँ, ये शायद सी प्लस प्लस का याद है, वही बस अच्छे से लगी है। सो ये थी एक ओवरहेड सिचुएशन, जब एक जो कंपाइलर होता है वो मेन मेथड से ऊपर टॉप हो जाता है किसी और फंक्शन बॉडी के अंदर, तो उसको आप ओवरहेड सिचुएशन कहते हो। इक्वेशन आपने कर ली, आपको लॉजिक बिल्डिंग समझ में आ गई। कहते अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कंसेप्ट, अगर आपको एप्स बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, मतलब अगर जावा में एडवांस लेवल का, नॉट इवन जावा, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एडवांस लेवल तक का काम करना है, यू डेफिनेटली नीड ओप्स कंसेप्ट। अभी क्या था, मेरे जितना भी काम था वो सारा का सारा एक क्लास के अंदर था, राइट। सपोज मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर क्या है, एक बिल कैलकुलेट हो रहा है। मान लो मुझे ऐसा छोटी सी मशीन बनानी है विच इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द बिल सिस्टम। उस बिल के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? डिफरेंट डिफरेंट यूजर इनपुट चाहिए होते हैं अलग अलग तरीके से। अगर मुझे चेंज कैलकुलेटर बना दे, बिकॉज बिल कैलकुलेटर है तो चेंज कैलकुलेटर भी तो चाहिए ना। चेंज कैलकुलेटर क्या होता है? जहां पे जैसे मान लो मेरा टोटल बिल कितना बन गया, मेरा बना कोई 396, और मैंने खुले में से नहीं दिए, मैंने डायरेक्ट 500 का नोट दे दिया, मुझे वापस से चाहिए पैसे। अब वो पैसे हम एक एक करके तो कॉपी पे गिनने भी बैठेंगे, वॉच में तो नहीं ऐसा होता। व्हाट दे यूज द चेंज कैलकुलेटर, जो इनके सिस्टम में इनबिल्ट होता है। जो निकल के आ गए, इतने पैसे खर्च हुए, इतने उन्हें वापस दे, तो वो गिन के आपको पैसे क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं, राइट। तो अगर मुझे एक बिल कैलकुलेटर बनाना है तो मुझे चेंज कैलकुलेटर भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें होगी। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि चेंज कैलकुलेटर वाला सारा काम मैं बिल कैलकुलेटर में डाल दूं, नहीं करना। बिल तो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? आइटम्स जो भी आप खरीद रहे हो स्कैन होती है, चार्जेस तो ही लगते हैं, टैक्स कटता है, तो आपका बिल कैलकुलेट हो जाता है। चेंज कैलकुलेटर दोनों चीजों से रखता है, उसको सिर्फ क्या मिलना चाहिए? टोटल में से माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आपकी रकम। तो ये हो गया चेंज कैलकुलेटर। तीसरी चीज इसके अंदर क्या होगी?
अदर सर्विसेज मान लो, जो जीएसटी टैक्स वगैरह, जो एक्स्ट्रा लाग देना है, पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। अब ये दोनों मॉड्यूल से रख रहे हो गए, इन दोनों को हम बखरी बखरी क्लासेस में रख देंगे। एंड डेफिनेटली हमारे पास क्या है, वैल्यूज है, वो नीड वेरिएबल्स, और सारे वेरिएबल्स को चेंज कैलकुलेटर के लिए मुझे बखरे वेरिएबल लगेंगे, बिल कैलकुलेटर के लिए बखरे वेरिएबल लगेंगे, एंड द यूजर इनपुट के लिए बखरे वेरिएबल्स लगेंगे, राइट। तीन चीजें बखरी होगी, और उन तीनों को हमें डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस या क्लासेस या फंक्शंस के अंदर डाल देना है। अगर बात करो फंक्शंस की, तो फंक्शन कहाँ पे आ रहे हैं, आप एक क्लास के अंदर सारे फंक्शन लिखोगे। आपने क्लास बना ली बिल कैलकुलेटर नाम की, उसके अंदर चेंज का काम करना है, उसी के अंदर जीएसटी का काम करना है, एवरीथिंग, राइट। ऐसा काम नहीं करना है। वो कहते हैं कि बिल कैलकुलेशन के लिए अलग क्लास बनाओ, चेंज कैलकुलेटर के लिए एक अलग ही क्लास बनाओ। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होगा, जिसको एक्सेस करना उसको कर भी सकते हो। मोर ओवर, अगर हम जावा की पैकेजेस की बात करें, फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा सा पॉज रखा है, क्योंकि पहले मतलब काम कर ले, हमारे पास काफी फाइल्स हो जाए, फिर फाइल्स को पैकेजेस में डालेंगे, फिर उसके बाद उसको इम्पोर्ट कराएंगे। क्योंकि अभी तक तुमने जो प्रोग्राम है वो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। अब इनहेरिटेंस उस कंसेप्ट को शुरू करके हम नए कंसेप्ट सीखेंगे, फिर फाइलें बनाएंगे। सबके बीच इसकी क्लैरिटी रहेगी। कोई डाउट हुआ किसी को, एनीवन? चलो, अगर इसको ब्रीफ में पढ़े तो कहते हैं कि बना हुआ ऑब्जेक्ट के साथ है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, तो उसी के साथ ये बना है। और ऑब्जेक्ट अगर उसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़े विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एज वेल, कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, एक एंटिटी है, exist in the real world that can be distinctly identified। तुम पीपल भी तो सारे ऑब्जेक्ट्स हो ना, हम भी सारे ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप भी ऑब्जेक्ट है, ये जितनी चीजें वो सारे ऑब्जेक्ट्स है। हम सबके कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स है, वी हैव सम मेथड्स, राइट। इसको ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं। मैंने सिंपल सा लॉजिक कहा, मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे होगा कोई ऑब्जेक्ट नंबर 1, यहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट नंबर 2, यहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट नंबर 3, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो श्योर होगी। मान लो वो जो सिमिलैरिटीज है वो है कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स की, कुछ ना कुछ से की फंक्शनैलिटी की, राइट। अब जो एट्रीब्यूट्स है, मान लो कि आपकी जो हाइट है वो आपका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट्स मीन्स विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो भी एट्रीब्यूट्स बेसिकली उनका मतलब होता है कि जो आपके बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं। अब मेरे को मान लो आपके बारे में मुझे सिर्फ आप लोगों का नाम पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों की हाइट, ये चीजें मुझे आपके बारे में एक्स्ट्रा बताएंगे। हर एक का फेस स्ट्रक्चर अलग होता है, राइट। हर एक का अगर मान लो काम करने का तरीका, तुम सबके अपने अपने मेथड है ना। स्टाइल ऑफ वॉकिंग की अगर मैं बात करूं, तुम सबके चलने का अपने तरीका है, अपने मेथड्स है, राइट। अब हर चीज का अपनी एक स्ट्रैटेजी है, हर चीज को काम करने की। अगर मैं तुम लोगों को एक प्रोग्राम दूं काम करने में, से तो तब है ना जब तीनों के वक्रे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो वो तुम लोग की अपनी क्या है, स्ट्रैटेजी है, अपने फंक्शंस है, अपने मेथड्स है। तो ये हर एट्रीब्यूट में, हर ऑब्जेक्ट में होता है। तो तुम तीन ऑब्जेक्ट हो गए, तुम तीनों की ये कुछ सिमिलैरिटी होगी, तीनों की हाइट होगी, तीनों की एजुकेशन होगी, तीनों का चलने का स्टाइल होगा वखरा वखरा, सिमिलर भी हो सकता है, वखरा वखरा भी हो सकता है, राइट। अब ये जो एट्रीब्यूट्स है, इसको हम प्रोग्रामिंग में वर्ड यूज करेंगे डेटा मेंबर। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एट्रीब्यूट्स को क्या कहा जाता है, डेटा मेंबर्स कहा जाता है। एंड डेटा मेंबर्स आर नथिंग बट द वेरिएबल्स। अभी तक कितने टाइप के वेरिएबल्स पढ़ चुकी हो, कितने टाइप के वेरिएबल पढ़े अभी तक? बहुत बुरा हाल है। ये लर्निंग कोर जावा ये काम करते हो। इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, वो जो तीनों टाइप की वेरिएबल तुम लोगों ने पढ़े हैं, दे आर नथिंग बट जस्ट द डेटा मेंबर्स।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनको वेरिएबल्स नहीं कहा जाता, इनको डेटा मेंबर्स कहा जाता है, जो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। और ये जो आपकी फंक्शनैलिटी होती है, इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो दे आर मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इसको क्या कहा जाता है, मेथड्स कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए जिनकी कुछ ना कुछ डेटा मेंबर्स या मेथड्स होंगे। अगर इन 3 ऑब्जेक्ट को, क्योंकि तीनों चीजें थी ना आपके पास, डेटा मेंबर्स भी थे आपके पास, मेथड्स भी है, तो कहते हैं तीनों को, अगर तीनों के डेटा मेंबर है, तीनों के मेथड है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तुम लोगों को मैं किस कैटेगरी में रखूं, भूलने वाली जनता, भूलने वाली जनता किसकी यादें कमजोर है, इस कैटेगरी में रख सकते हैं। चलो मान लो तुम लोग क्या हो, ह्यूमंस हो, मानना है तुम लोग हो ही ह्यूमंस हो गए तुम लोग, राइट, भूलने वाले ह्यूमंस, तो तुम लोग ह्यूमंस हो गए, या फिर मान लो मैं तुम लोग को स्टूडेंट्स की कैटेगरी में रखूंगी, राइट, तो तुम लोग को मैं कैटेगरी में रख सकती हूँ। ये जो कैटेगरी वर्ड मैंने बोला है, अब प्रोग्रामिंग में कैटेगरी ही क्या यूज किया जाता है, क्लास के लिए। तो क्लास किससे बनी है, ऑब्जेक्ट से बनी है, राइट। जब तुम लोग ने वेरिएबल्स करे थे, आई होप तुम लोग को क्लास में ऑब्जेक्ट बनाना याद हो, हमने जब इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया था, राइट। तो कहते क्लास किससे बनी, एक्चुअली इन सारे ऑब्जेक्ट से बनी है, और इन ऑब्जेक्ट्स के क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर्स होंगे। और क्लास के अंदर आप इन तीनों चीजों को क्या करोगे, डिफाइन करोगे यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट्स। क्लास बना ली, उसके अंदर डेटा मेंबर्स बना लिए, मेथड्स बना लिए, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करोगे, एक्सेस कर लोगे। इन केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल आपने क्या करा था, क्लास बना ली थी, राइट। फिर हमने क्या किया था, 3 वेरिएबल बना ली थी। लोकल वेरिएबल कहाँ पे बनते हैं, एक मेथड के अंदर बनते हैं, जिसका उसी के अंदर एक स्कोप होता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, और इसके अलावा स्टैटिक वेरिएबल की खासियत क्या थी, उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना। स्टैटिक का मतलब ही क्या है, नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि वो डायनामिक नहीं है। थर्ड चीज क्या थी, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को आप जहां भी डिक्लेयर करोगे, उसको याद रखना, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो बनेगा क्लास के अंदर। उसको जब भी क्रिएट करना है, कहां पे क्रिएट करना है, उसको कहां उसको एक्सेस करना है, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। डन। अब यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी है, कहता वो है तो इसके अंदर क्लास के अंदर ही, और उसी के अंदर उसके डेटा मेंबर्स है। इसका मतलब क्या हो गया, क्लास के अंदर जो भी डिफाइन करोगे वो किसकी सहायता से यूज होगा, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द स्टैटिक फील्ड्स। अगर आपके डेटा मेंबर स्टैटिक है, नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अगर आपके मेथड स्टैटिक है, नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्या लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नीड। तो ये सारा क्या है, ये एक मेन मेथड है, यहीं से जावा की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, लेकिन साथ में क्या है, स्टैटिक है। इसका मतलब मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वॉइड है मतलब मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता। डन। अगर अदर मेथड बनाते हो, अब क्या लिखते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो। मान लो कि आपने फंक्शन बनाया, तो शो नाम का फंक्शन क्या है, कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रहा, और शो नाम के फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। इस चीज की सबको क्लैरिटी रही। चलो, सो ये बेसिकली इसका मतलब है। अच्छा, वन मोर एग्जांपल, ये चेयर मेरे पास है, ये फैन है, ये जो बोर्ड स्क्रीन वगैरह चीजें हैं, इसको हम ये जो टेबल एक्सेट्रा चीजें हैं, बल्ब स्विचेस, इसको हम है तो सारी भी ऑब्जेक्ट्स ना, इनको हम किस क्लास में रख सकते हैं, सोचो जरा। ये सारा फर्नीचर भी है, इतना सोचने बैठ गए। अगर मुझे कंप्यूटर में से, अगर मैं कल का बोलूँ मेरे को हार्डवेयर का पैकेज बना के दो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जो सारे कंपोनेंट्स हैं, नॉट इवन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की क्या ही करोगे, जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, वो चीजों को, इन चीजों को किस क्लास में रखोगे,
मेरे क्वेश्चन में आंसर दो। हार्डवेयर कंपोनेंट्स है तो सारा सिस्टम का ही ना। चलो, सो कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? यूनिक आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट एक यूनिक आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन करता है इवन इफ द स्टेट इज आइडेंटिकल टू द अदर ऑब्जेक्ट। मल्टीपल क्लासेस होंगी, कुछ आइडेंटिकल्स भी होंगे। आप खुद ही देख लो कि जब फंक्शंस को बार बार यूज करोगे। स्टेट प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट। स्टेट टेल्स हाउ द ऑब्जेक्ट लुक्स और व्हाट प्रॉपर्टी इट हैज। कि देखो, ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया और मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में क्या चीज बताएगी? उसके डेटा नंबर्स, उसके मेथड, और वही आपकी स्टेट एंड प्रॉपर्टी होती है। अगर मेथड्स को हम प्रॉपर्टी करें और फील्ड को आप स्टेट कहो तो बात सिमिलर ही है। बिहेवियर मतलब क्या होता है? टेल्स व्हाट द ऑब्जेक्ट डज, मतलब वो क्या चीज करता है। Example of object state behavior looks at some real life example of the state and behavior. Object क्या होगा? कार होगा। उसकी स्टेट क्या होगी? कलर, ब्रांड, वेट एंड मॉडल। राइट, यही होता है। अब जो ऑब्जेक्ट कार है, आपने कार नाम की क्लास बना दी, उसको कार के ऑब्जेक्ट से क्या करोगे? एक्सेस करोगे। उसकी स्टेट क्या होगी? आप कलर वेरिएबल बनाओगे, उसकी वैल्यू लिख दोगे, दैट यू आर समथिंग। ब्रांड लिखोगे, वेरिएबल बनाओगे, उसकी वैल्यू लिख दोगे, एंड देन उसका वेट और मॉडल। चार वेरिएबल बनाओगे, चारों को इनिशियलाइज करवा दोगे, यूजर इनपुट करवाओगे। बिहेवियर, ब्रेक कैसे लगनी है, एक्सेलरेट कैसे हो रहा है, टर्न कैसे जानी है, गियर्स कैसे चेंज होने हैं। अब ये तो डिफाइन करोगे ना। आफ्टर सम पॉइंट ये इतनी माइनस पकड़ेगा, आफ्टर सम पॉइंट इसकी स्पीड इससे डिक्रीज होगी। ठीक है जी। सिमिलर एग्जाम्पल तो भी वैसे ही है। अब ऑब्जेक्ट और क्लासेस को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो ये तो ऑब्जेक्ट बेसिक यूनिट हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक यूनिट होता है। दे आर इन्वोक्ड विद द हेल्प ऑफ मेथड। These methods are declared within a class and usually a new keyword is used to create an object of class in Java. Last time क्या था? Instance variable के अंदर and class का predefined or a user defined template from which objects are created. Template क्या तरीके का? How would you know it's a template? क्लास नेम, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, एंड यू ऑलरेडी नो कि सबसे पहले मुझे क्या करना है? मेन मेथड लिखना है। मेन मेथड के अंदर क्या लिखने होते हैं? वेरिएबल्स लिखने होते हैं। अगर ये चीज नहीं करनी तो क्या करोगे? जैसी क्लास स्टार्ट हुई उसके बाद क्या लिखते हो? वेरिएबल्स डिफाइन करते हो। लास्ट ऑफ ऑल ये तुमने इंस्टेंस वेरिएबल लेना है कि स्टार्टिंग वेरिएबल लेना है? उसके बाद क्या करते हो? मेथड्स लिखते हो। उसके बाद मेथड्स को कॉल कहाँ पे करना है? क्लास के अंदर करना है। तो ये इसी का टेम्पलेट है। ऐसा तो नहीं है तुम जहां मर्जी कोई भी चीज लिख दो। क्लियर हुआ? तो ये टेम्पलेट भी होता है। एंड देन Ktet represents properties method that common to all objects of the same class. It has several features such as access modifier, class name, interfaces and class bodies. अब हमने इन चीजों को पढ़ना अच्छे से। ठीक है जी। एंड देन कहते हैं every Java program starts its execution in the main method, so we have to use the public static void main string arguments. That's the point from where the program starts. It's the execution. In other words, main method is the entry point of every Java program. जितनी मर्जी क्लासेस बना दो, मेन मेथड तो किसी एक क्लास के अंदर होना ही चाहिए, फॉर श्योर होना चाहिए। क्लियर हुआ? देन पब्लिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। लिविंग फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा नो कर रही हूँ, तुम लोग इसको पढ़ लोगे, बट फिलहाल लग रहा जन्म इनटू मैं आइडियली, ताकि हम उसी कंसेप्ट को शुरू कर दें प्रैक्टिकली। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना अच्छी समझ में आएगा। एक सेकंड तुम ऊपर फोन दे दो।
अब अगर इसकी बात करें तो उसके भी जितने कंसेप्ट है ये यूनिवर्सली है, हर लैंग्वेज में सेम रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। सेकेंड इज दी क्लास, थर्ड इज दी इनकैप्सुलेशन, फोर्थ इज दी fifth is the tense, and sixth is the polymorphism. चलो, ये कुछ मिला के ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 6 कंसेप्ट यूनिवर्सल रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इंस्टेड ऑफ सी लैंग्वेज। सिर्फ सी प्लस प्लस से शुरू होके ये आगे की जितनी फर्दर लैंग्वेजेस है सबके अंदर होता है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट तुमको बनाना आता है, क्लास में तुम लोग अभी तक काम कर रहे थे, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस की बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन भी उसी के साथ है। बेसिकली इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन अगर मैं दोनों को मिला दूं, दे विल गिव द कंसेप्ट ऑफ द डेटा हाइडिंग, जिनका मतलब होता है हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स। फिलहाल तो मैंने कंबाइन बताया कि इसका मतलब ये है, बट इन एक्चुअल इसका मतलब थोड़ा अलग होगा, ठीक है। मतलब एक ही है दोनों का, हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स, लेकिन जब हम इसको कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा फर्क करके करेंगे। बट ये तभी समझ में आएगा अगर इनहेरिटेंस आती होगी। उप्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये दोनों समझ में आ गए ना, फिर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पैकेजेस, इंटरफेसेस सारे समझ में आ गए। क्लियर हुआ? बिकॉज अभी मैं सबसे पहले क्लासेस बकरी बकरी करनी है। सो वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस राइट नाउ, ठीक है। एंड लिंक है मेरे पास, तो ये देखो। सबसे पहले कहते हैं इनहेरिटेंस जावा में क्या होता है। दो ही चीजें इसके अंदर, एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास को हम क्या कह सकते हैं, बेस क्लास। चाइल्ड क्लास को क्या कह सकते हैं, डिराइव्ड क्लास। बस इतना सा कंसेप्ट। एक सेकंड क्लास बनाओगे जो पहली क्लास से बन के आएगी। क्लियर? अब ये करते हो, क्लास क्लास के नाम, क्लास क्लास के नाम। अब ऐसे चीज करोगे कि जो सेकंड क्लास बनाओगे वो पहली क्लास से डिराइव होके आएगी। दिस इज दी ओनली थिंग। जैसे एक डायग्राम के अंदर है, अब जो पेरेंट क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ उसकी बिहेवियर है। अगर वो एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर ले तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी उसके पास आ जाती है, लेकिन उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी रहती है। सिमिलरली इनहेरिटेड बिहेवियर उसके पास आ सकती है, लेकिन उसके पास अपने बिहेवियर भी रहेंगे। तुम लोग भी तो चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी कुछ भी चीजें हैं वो तुम लोग इनहेरिट कर सकते हो। दैट डजंट मीन कि तुम कल को अपना, जैसे मान लो उनकी गाड़ी है कोई, तुमने उनकी गाड़ी इनहेरिट कर दी। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम कल को खुद की अपनी कोई कार नहीं ले सकते, तो गाड़ी नहीं ले सकते। तुम अपनी प्रॉपर्टी में इंक्रीज कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो इनहेरिट योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ इट। ये जो आप डैश डैश में ये जो डायग्राम्स देख पा रहे हो ना, ये डायग्राम उसने अपने पेरेंट्स से लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नई चीज नहीं मिल सकती। सो ये जो दो लास्ट में डायग्राम्स देख पा रहे हो वो उसकी अपने डायग्राम, उसकी अपनी मैथड्स या बिहेवियर्स होंगे। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? चलो,
बेसिकली कहते हैं कि एक ऐसा मेथड होता है टू क्रिएट अ हायरार्की बिटवीन क्लासेस बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम वन टू अनदर क्लास। अगर मैं एशिया को कंसिडर करूं, एशिया के अंदर कितने कितने सारे कंट्रीज आ रही होंगी, उस कंट्रीज के अंदर क्या होंगी, स्टेट्स होंगे, स्टेट्स के अंदर क्या होंगी, डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, राइट। तो क्या है, हायरार्की है। कहाँ एशिया से शुरू है, कहाँ उसकी डिफरेंट कंट्रीज लेके, स्टेट्स लेके, डिस्ट्रिक्ट लेके आ रहे हो। क्लियर हुआ सबको? दिस इज द कंसेप्ट हियर। अब टाइप्स ऑफ हेरिटेज कितनी होती है, सिंगल हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी, मल्टी लेवल हो जाएगी, हायरार्किकल हो जाएगी और हाइब्रिड मिल जाएगी। क्लियर हुआ सबको? लेकिन इनमें से एक क्लास जो होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी, उसको हम ऐसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको हम थ्रू इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करेंगे। उसका भी एक मेथड होगा, एक रूल होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सबसे इजी, सबसे बेसिक एंड बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। अगर आप डायग्राम के अंदर देखो तो आपको क्या मिलता है, एक क्लास ए है, एक बी है। बी क्लास कहां से बन के आई है, ए। अगर इस चीज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना चाहो तो क्या लिखना पड़ेगा, क्लास ए, पहले क्लास ए बना दो, फिर क्या लिखो, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। मतलब अगर आप एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हो तो एक्सटेंड्स कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, टू क्रिएट अ डिराइव्ड क्लास। सबको बात समझ में आई? And then, as the name suggests, this type of inheritance occurs that for only a single class, only one class is derived from the parent class. In this type of inheritance, properties are derived from a single parent and not more than that. Single parent उसका single child. Consider as single level inheritance. As the properties are derived from only one single base class, reusability of a code is facilitated along with the addition of new features, and the flow diagram is shown below. डायग्राम ये वाला। अब एक चीज और, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है रीयूजेबिलिटी। अगर इनहेरिटेंस को मैं एक वर्ड में समझाऊं क्या होगा, रीयूजेबिलिटी। सो जावा में कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कि रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, व्हाट वुड यू से, इनहेरिटेंस। और नॉट इवन जावा, इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पे भी तुम उसी कंसेप्ट देखोगे ना, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में फर्क है, कंसेप्ट साथ सिमिलर। क्लियर हुआ सबको? चलो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल नाउ। सो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया, एक पोस्ट नाम की क्लास बना दी, जिसके अंदर क्या है, मेन क्लास होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक और क्लास बनाऊंगी, मैं इसी के ऊपर एक और क्लास बना देती हूँ। मैंने एक क्लास बना दी, क्लास का नाम क्या रखें, क्लास का नाम लिख देते हैं बेस क्लास। अब इसके अंदर मैं एक मेथड कॉल करना चाहूंगी, पब्लिक करके स्टार्टेड, नॉट इवन स्टार्टेड एक्चुअली, वर्ड लिखेंगे, शो लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बेस क्लास एग्जीक्यूट। ये फॉर्मूला बना देते हैं, मेरी काम करते हैं ना, चलो सही बना के अंदर बेस, और फिलहाल के लिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये सारा कंसेप्ट इसी के मिलेगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें कुछ रिमूव नहीं करनी, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अपनी ये जो क्लास हमने बनाई है, ये जो एक होगी मेरे पास चाइल्ड क्लास, नाउ आई वांट टू यूज द मेथड्स ऑफ इट।
ठीक है, एनी आइडिया कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस बेस क्लास को चाइल्ड क्लास में चलाना, बहुत धीरे धीरे इसको कंसेप्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा स्टार्टिंग में। अब मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, इस बेस क्लास को मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है, अब वो कैसे देंगे? सोचो जरा, करा हुआ कंसेप्ट, करा हुआ, कोशिश कर लाते हैं। ये जो पब्लिक वर्ल्ड शो आ रहा है ना, इसको मुझे चाइल्ड क्लास में एक्सेस करवाना, कैसे करना है? इतना क्या सोचने की जरूरत है यहाँ पे? कॉल तो करना है, लेकिन कैसे करें? डायरेक्ट कॉल कर दो। Non-static method show cannot be referenced from a static context. अब बोलो क्या करें? मेथड क्या है? नॉन स्टैटिक है, तो स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो स्टैटिक नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये बताओ, ऑब्जेक्ट तो बनाना है, तो क्या किसका बनाए? बेस क्लास का कि चाइल्ड क्लास का? ये बताओ। एक्सेस किसको करवाना है? बेस क्लास का बनाए, कैसे बनाते हैं? फिर ऑब्जेक्ट का नहीं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए लिख रही हूँ, इज इक्वल टू फिर न्यू, फिर मैं वैल्यू को बेस क्लास लिखूँ, और अगर मैं लिखूँ ए डॉट फर्स्ट शो, तो एग्जीक्यूट। ये कितने क्लास बनाएंगे? 2 क्लास। याद रखो कि जो मेरे पास चाइल्ड डॉट जावा है, मैंने उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मेन मेथड लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्लास का नाम भी चेंज कर था, और तुम्हारे पास नोट्स भी रह जाएंगे। अब मैं इसको चेंज कर दूंगी, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर हम रूल्स को ब्रेक करेंगे या फिर मल्टीपल क्लासेस डाल के देखेंगे तो क्या होगा। अभी के लिए सिर्फ एक ही क्लास मैंने बनाई थी, कौन सी? बेस क्लास, और उसका एक सिंगल चाइल्ड हो गया। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, जैसे सपोज मुझे ये जो वर्ड शो है मुझे इसके अंदर यूज करना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? अगर मैं लिखती हूँ पब्लिक वर्ल्ड शो, और मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिखूं, और मैं लिख रही हूँ ऐसा करके चाइल्ड क्लास एग्जीक्यूटेड, तो ये कैसे एक्सेस होगा? कि डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए ना, कि नहीं होगा? ये जो फंक्शन है डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए कि नहीं? क्या हुआ इसके लिए? जितनी भी जरूरत पड़ी ना, बस उतने हैंडल हुई। बेटा ये क्या है? पब्लिक वर्ड शो, क्या ये स्टैटिक है? तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बनाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं कुछ? कोई दोनों क्लासेस एग्जीक्यूट। अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अभी के लिए मैंने क्या किया, एक बेस क्लास बनाई जो कि पेरेंट क्लास है, और एक चाइल्ड क्लास है जो कहां से आई है? बेस क्लास से आई है। और क्या किया, हमने इसको एक्सेस करवा दिया दोनों क्लासेस को, और जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया था एग्जैक्टली वही फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया।
आज हम सिर्फ क्लासेस को पढ़ेंगे, कल हम सिर्फ मैथड्स को करेंगे और इस बीच में तुम्हारे डेली असाइनमेंट्स भी होंगे। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्लास। ये कौन सी है? कहते हैं सेकंड इज द मल्टी लेवल क्लास। इसके अंदर क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू और मोर देन टू क्लासेस। जिसके अंदर क्या होगा? वन क्लास इनहेरिट द फीचर फ्रॉम अ पेरेंट क्लास एंड न्यूली क्रिएटेड सब क्लास बिकम द बेस क्लास ऑफ अनदर न्यू क्लास। डायग्राम को देखो, ये क्लास ए बनी और फिर ये क्या थी? बी क्लास बनी। बी किससे बनी? ए से। और अब क्या बनेगी? एक और क्लास बनेगी सी, जो किससे बनेगी? डी। तो ये हो गया मल्टी लेवल। ये समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट। ए क्लास बनी और क्या किया? बी ने ए को इनहेरिट कर लिया। इस टर्म में क्या थी? एक बेस क्लास थी और ये कौन सी थी? ये एक डिराइव्ड क्लास थी। लेकिन फिर एक और क्लास आई इसकी, वो कह रही है कि मुझे ए के फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे किसके चाहिए? बी के फंक्शन चाहिए। तो क्या करेंगे? ये जो सी क्लास बनाओगे, ये किससे इनहेरिट करेगी? बी को। लेकिन सी क्लास क्या होगी? डिराइव्ड क्लास होगी। लेकिन डी क्लास कौन सी है? अभी चाइल्ड होगी कि बेस क्लास होगी? दोनों। For A, this is the derived class and for C, it is the base class. बात समझ में आई? कल को अगर इसको कुछ और फंक्शन की जरूरत होगी तो ये दोबारा ए से अपने फंक्शन ले सकती है, और अगर सी को कुछ ऐसे फंक्शन की जरूरत है जो कि सिर्फ इसमें होंगे तो वो डायरेक्ट इससे ले सकती है। बात समझ में? क्लैरिटी हुई सबको? जैसे मान लो कि मुझे कोई रेस वाली गेम बनानी है, तो मैंने क्या किया? एक मैंने रेस के फीचर्स डाल दिए, एक रेस क्लास मैंने बना दी, उस रेस क्लास के अंदर एक कार गेम आ गई, उसी के अंदर क्या हो गया? एक और बाइक वाली गेम आ गई। अब बाइक क्या है? कुछ ऐसे फीचर मुझे चाहिए जो मुझे सिर्फ कार में मिलेंगे, मुझे वो डायरेक्ट अपनी रेस के अंदर नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा? ये जो कार वाली क्लास होगी वो रेस से अपने फीचर ले सकती है, और बाइक क्या करेगी? वो कार से अपने फीचर्स ले सकती है। क्लैरिटी रही चीजों की? बात समझ में आई? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट है। अब ये क्या है? तुम लोग बोल सकते हो कैसे बना सकते हैं? या हम आपको कमेंट दे देते हैं। ठीक है, बाकी मैं सबको कर देती हूँ कमेंट। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कॉल क्लास बनाएंगे, राइट? मान लो मेरी क्लास अगेन कौन सी है? अगर एक बेस क्लास है और मैं एक क्लास और बना रही हूँ, चाइल्ड नाम की क्लास, चाइल्ड वन नाम की क्लास, जो किससे बनी है? एक्सटेंड बेस क्लास। डन। फिर मैंने एक और क्लास बनाई, कौन सी? चाइल्ड टू नाम की, जो किससे बनी है? चाइल्ड वन से। ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? दिस इज द कंसेप्ट। क्लैरिटी नहीं सबको? अगर इसके अंदर मान लो मैं लिख रही हूँ, मतलब सभी सिंपल सिंपल लिख रही हूँ, कुछ मैंने डिफिकल्ट नहीं लिखा इसके अंदर, एंड आई एम यूजिंग द एस आउट मेथड हियर। डायरेक्टली कुछ लिख नहीं सकते। अब ये भी देखो, एस आउट जैसी चीज है ना, वो डायरेक्ट क्लास से में नहीं चलेगी, बिकॉज इट नीड अ मेथड फॉर दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना देती हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट वन, और ये प्रिंट वन क्या करेगा? अपने इस फंक्शन को चलाएगा, that's going to be the s out, which resembles the base class executes। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर भी सेम काम करेंगे, पब्लिक वॉइड प्रिंट टू, s out के अंदर लिखेंगे चाइल्ड वन क्लास executes, और जैसे ये क्लास चलेगी इसमें भी लिख देते हैं, पब्लिक
void और print 3 ले लेते हैं। अब ये चीज बन गई। अब ये क्वेश्चन इसको एक्सेस कैसे कराए, मेन मेथड क्या बनाए। मेरे पास दो ऑप्शन है, इन तीनों को एक्सेस करवाने के लिए या मैं एक क्लास और बनाऊं जिसके अंदर मेथड होगा, या फिर मैं इन तीनों में से किसी एक क्लास अंदर बनाऊं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, ऑप्टिमाइज क्या होगा, तीनों में से किसी एक के अंदर मेन मेथड बना दूं या फिर मैं सेपरेट क्लास लूं उसके अंदर मेन मेथड बनाऊं, क्या करना चाहिए। किसी एक में बनाऊं, उससे होगा क्या, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। देखो ये जो तीनों है, तीनों क्लासें मेरे पास, ये कोई ना कोई काम कर रही है, तीनों के सेपरेट काम है। अब तीनों को मैं ये असाइन नहीं करवा सकती, तीनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए, मेन मेथड होना चाहिए। तो क्या एक सेपरेट क्लास बना दें, सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर क्लास में बना दो मेन नाम की और पब्लिक क्लास बना देते हैं, ये भी पब्लिक ही रहेगी, पब्लिक क्लास के रहने में। चलो कर ही लेते हैं डायरेक्ट इसके अंदर नहीं चाहिए। ओके ये इसके अंदर का इधर बनना है। डायरेक्ट से टाइप करते हैं, ठीक है। यही लैंग्वेज एक तो भी क्लास में और बेस क्लास, पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अच्छा ऊपर बना दूंगी, क्लास चाइल्ड को इसके नीचे यहाँ पे एंड यहाँ पे सबसे पहले बेस क्लास, इसका ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू एंड देन बेस, देन child 1 is equals to और print1 print2 और print2 functions, right। a dot print1 b dot print2 and c dot print2। बनी क्लासेस बेस क्लास child1 child2, समझ में आया। अब इससे क्या हुआ, एक चीज मेरा कोड थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया। ये इससे मैं डरा करूँ कि तुम्हारी क्लासेस लिखने में बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो होगी फर्स्ट ऑफ, कोड इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। तभी तो एक पैकेज के अंदर रख रहे हैं, इसको एक क्लास में कंटेनर के अंदर रख रहे हैं। बेसिक क्लास में टेम्पलेट भी तुम्हारा कंटेनर भी है, सारी चीजों को बाइंड करता है। क्लैरिटी रही। अब ये देखो मेरी क्लास का नाम क्या है, जो फाइल का नाम क्या है, चाइल्ड है। यहाँ पे बेस क्लास बनी, child1 बनी और child2 बनी और डायरेक्ट क्या बना, मेन मेथड बना। क्या फाइल के अंदर मेरी किसी भी क्लास का जिसका नाम चाइल्ड है, तो एक मिथ थी कि फाइल का नाम क्लास का नाम सेम होना चाहिए, वो मिथ टूटी याद थोड़ी बहुत की नहीं। क्लास का नाम क्या है, child चाइल्ड, लेकिन थ्रू आउट द मेरी बेस क्लास बाकी चीजें सारी कमेंट है ना, तो वो तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। और नीचे देखो ये भी उस वाली क्लास थी, मैंने मेन नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर क्या थे, मेन मेथड बना के उसको एक्सेस भी करवा दिया, मेरा प्रोग्राम भी चल गया। और थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम किसी के भी पास, मेरे पास एक चाइल्ड नाम की क्लास नहीं है, या तो child1 है या तो child2 है।
एक मिथ टूट गई, फाइल का नाम एंड द क्लास नेम मस्ट बी सेम। सेकेंड मिथ क्या था, जिस भी क्लास के अंदर मेन मेथड होता है उसका नाम फाइल का नाम सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। देयर मस्ट बी ए क्लास जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। फिलहाल के लिए वो मैटर नहीं कर रहा ना कि क्लास मेरे प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैंने क्या कहा, ये क्या थी, चाइल्ड क्लास है, और मेरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी मेरी क्लास का नाम चाइल्ड नहीं है, या चाइल्ड 1 है या 2 है। तो यहाँ पे कोर जावा के अंदर एक मिथ मानी जाती है, मतलब ऐसे कह दिया जाता है 500 चैप्टर के अंदर भी, कि जो क्लास का नाम है, जो क्लास का नाम है वो क्लास बनी होनी चाहिए आपके पूरे इंटायर प्रोग्राम के अंदर। मेरी फाइल का नाम क्या था, चाइल्ड है, तो मेरे प्रोग्राम के अंदर भी चाइल्ड क्लास होनी ही चाहिए और उसके अंदर मेन मेथड भी होना चाहिए, तभी मेरा प्रोग्राम वर्क करेगा, तो वैसे नहीं करेगा। तभी तो हेरिटेज का कंसेप्ट है, इन मिथ्स को दूर किया जाए। अगर आपकी फाइल का नाम बखरा है और आपके प्रोग्राम्स में आपकी क्लासेस का नाम बखरा है तो प्रोग्राम चल जाएगा। समझ में? अब जब आप रिटर्न करवाओगे तो सारे वॉइड शो होंगे, अब जब रिटर्न कराओगे ना तो चीजें और क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। सबको क्लैरिटी नहीं, समझ में आई सबको? चलो, अब तुम लोगों का प्रोग्राम क्या है, तुम लोगों ने क्या करना है, मैं तुम लोगों के यहाँ लास्ट पे ना एकदम लास्ट पे यहाँ पे टास्क लिख देती हूँ, ठीक है? ये वो 4 एंटिटीज है जो तुम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। 2 तरह की क्लासेस बनानी है, वर्क पड़ी है, सिंगल एंड मल्टी लेवल। तो ये तुम लोगों ने 4 एंटिटीज को यूज करना है, हो जाएगा? अभी के लिए सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट मान लो, कल बाकी क्लासेस करेंगे, इंटरफेसेस करेंगे, तो हम प्रॉपर हार्डवेयर नेटवर्किंग या कुछ कुछ तरीके के प्रोग्राम्स, गेमिंग प्रोग्राम्स, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। कि अगर मान लो फोन है तो फोन की क्लासेस कैसे होगी, उसके अंदर फोन में कैसे कैसे पैरामीटर्स पास कराओगे। जैसे फोन है, उसका बॉडी रेशियो होता है, उसका कलर होता है, उसका प्रोसेसर होता है, उसका जीपीयू होता है, ये सारी चीजें। क्लैरिटी नहीं सबको? समझ में आया? ये 4 एंटिटीज को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करोगे वो आप देखोगे, किन्हीं 2 को करना है, किन्हीं 4 को करना है, आपके ऊपर है। क्लैरिटी नहीं सबको? समझ में आ गया? चलो, रुको मैं सेंड भी कर देती हूँ सारा कुछ।